Sir, your voice is not coming. Made up of from the Sir. chemicals. Okay. बोलो. बोलो हरमन, फास्ट बोलो. Sir, your voice is not. Voice is not coming. Your voice is cutting. No, sir. It's clear. चलो, अब आ रही है मेरी आवाज. Now see, chemical substances, all everything which is around you, आपके आसपास जो भी आपको दिख रहा है, they all are made up of from the chemical substances. ठीक है? Whether your clothes, your textbook, your bag, okay, whatever everything which you all are having at your home, they all are made up of from the chemical substances. तो बेसिकली अगर आप उनके केमिकल कंपोजिशन पे देखोगे तो हमने उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक होगा आपका एलिमेंट, दूसरा होगा कंपाउंड और तीसरा होगा मिक्सचर. नाउ लेट्स हैव स्टार्ट वन बाय वन. एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है भाई? द केमिकल सब्सटेंसेस दोज हु विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट. व्हाट आर दे? एलिमेंट आप किसको बोलोगे? द मटेरियल्स दोज हु आर मेड अप ऑफ फ्रॉम सेम काइंड ऑफ एटम. फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, they all will come in the category of chemicals. मतलब आप ये कह सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी केमिकल्स आप देखते हो, all the chemicals independently will be called as a element, because carbon is made up of only by the atom of carbon. Hydrogen has been made up of only by the atom of hydrogen. Nitrogen has been made only by the atom of nitrogen. मतलब नाइट्रोजन को बनाने के लिए नाइट्रोजन के अलावा और कोई एटम नहीं आएगा. कार्बन को बनाने के लिए कार्बन के अलावा और कोई एटम नहीं आएगा. ओके. द मटेरियल दोज हु आर मेड अप ऑफ फ्रॉम सेम काइंड ऑफ एटम, दे विल बी कॉल्ड एज अ एलिमेंट. बात समझ में आ गई? लेट्स हैव टेक एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड का एग्जांपल क्या होगा? CO2. द मटेरियल दोज हु आर मेड अप ऑफ फ्रॉम 2 or more than 2 types of the atom. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज द नेम ऑफ द केमिकल. कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है. ठीक है? इस गैस को बनाने के लिए कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम दोनों साथ में आकर के कंबाइन होते हैं, तब जाकर के क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ मोर और विच इज मेड अप ऑफ ऑन द 2 टाइप्स ऑफ द एटम. ठीक है? तो कंपाउंड का मतलब क्या होगा? द मटेरियल दोज हु आर मेड अप ऑफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more types of the atom, they will be called as a compound. क्लियर हो गया सभी को? इसके मैं और भी एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, जैसे कि कार्बन हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट ले लो और H2SO4 ले लो. H2SO4 किसके एग्जांपल है? सल्फ्यूरिक एसिड का. जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए यहां पर मैंने किसके एटम यूज किए? I had used the atom of hydrogen, the atom of sulfur, the atom of oxygen. Means 3 different element has been used here. मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग एलिमेंट का यूज किया है कोई एक केमिकल बनाने के लिए. तो वो केमिकल किस कैटेगरी में आएगा? कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नेक्स्ट नंबर देखिए, मिक्सचर. मिक्सचर क्या होगा? मिक्सचर इज द थिंग इन विच the materials are going to be combined temporarily. For example, salt solution. अगर मैं salt solution का एग्जांपल लूं, salt solution में क्या होगा? H2O प्लस salt. जैसे आप घरों में जो यूज करते हो, क्या बोलते हैं उसको? मिठू बोलते हैं. ठीक है? तो NaCl, that was सोडियम क्लोराइड. ठीक है? H2O इज द वाटर एंड सोडियम क्लोराइड. इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया. तो इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो क्या मिक्स करने से सोडियम अपना एग्जिस्टेंस खो देगा? क्या वाटर अपना एग्जिस्टेंस खो देगा? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सॉल्ट सॉल्यूशन में एक बार मैंने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया और मैं दोबारा से सॉल्ट को गेन करना चाहता हूं, तो क्या मैं नहीं कर सकता? नहीं कर सकता. You can gain again also.
Yes, I can gain it again also. Why? How? By the evaporation. मैं इस सॉल्यूशन को गर्म कर दूंगा और सारा का सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा. Then at the last I will get again the same salt which I had made to be mixed up with the water. तो क्या इसमें कोई केमिकल चेंज हुआ था? नहीं हुआ था ना. सॉल्ट मुझे उसी फॉर्म में मिल गया जिस फॉर्म में मैंने इसको डिसॉल्व किया था. वाटर मुझे उसी फॉर्म में मिल गया जिस फॉर्म में मैंने इसको मिक्स किया था सॉल्ट के साथ. ठीक है ना. तो मिक्सचर इज द मैटर इन विच द थिंग्स आर और द केमिकल्स आर बॉन्ड टू बी केमिकल्स आर कमिंग टुगेदर बट नो केमिकल चेंज विल बी देयर. वहां पर किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लूं तो यहां पर आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, कार्बन जो हमारे बॉडी में होती है, मतलब अगर सिर्फ कार्बन हमारे बॉडी में होती है, सिर्फ ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ये दोनों हमारे लिए बेनिफिशियल है. लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं. मतलब इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से अलग है. इस तरह का कोई काम यहां पर हुआ है क्या कि सॉल्ट और वाटर को मैंने ऐड कर दिया तो पेट्रोल बन गया हो या केरोसिन ऑयल बन गया हो? ऐसा है क्या? नहीं हुआ ना. सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्ट और वाटर दे बोथ हैव एग्जिस्टेंट इंडिपेंडेंटली. दोनों ने अपने अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को खोया नहीं. सॉल्यूशन बनने के बाद भी उस सॉल्यूशन में सॉल्ट अपना इंडिपेंडेंट था और वाटर इंडिपेंडेंट था. ठीक है ना. सो अल्टीमेटली यू कैन से दैट the matter in which the chemicals will come together but no new material will be formed. वहां पर कोई नया मटेरियल नहीं बनेगा. They will be called as a mixture. देखो क्या बना हुआ है यहाँ पे, but not chemically combined. देखो लिखा हुआ है ना, mixture consists of two or the more substances simply mixed together but not chemically mixed, not chemically combined. उसमें किसी भी तरह का केमिकल कंपोजिशन नहीं होगा. बात समझ में आ रही है? All of you please respond in your chat box. Now chemical symbol. Chemical symbols क्या होते हैं? Chemical symbols are the sum of the symbols which we are using in the place of chemical. चलो मुझे यहाँ पर अगर मैंने आपको कह दिया कि बताओ कार्बन का सिंबल क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन इज द नेम ऑफ द एलिमेंट. हाइड्रोजन इज द नेम ऑफ द एलिमेंट. नाइट्रोजन इज द नेम ऑफ द एलिमेंट. लेकिन केमिस्ट्री में कई जगह ऐसी आती है जहां पर आपको केमिकल्स के नाम लिखने होते हैं. अब इतने बड़े बड़े नाम आप कहां लिखते फिरोगे? इसीलिए फॉर आवर कन्वीनियंस, अपने काम को सिंपल करने के लिए, अपने काम को स्मूथ करने के लिए हम लोगों ने सिंबल्स डेवलप किए हैं. सिंबल्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द केमिकल. अगर मैंने बोर्ड पे सी लिख दिया, इसका मतलब वहां पे क्या लिखा है? कार्बन. अगर मैंने बोर्ड पे Na लिख दिया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? सोडियम. C is the symbol of carbon. Na is the symbol of sodium. N2 is the symbol of nitrogen. H2 is the symbol of hydrogen. तो मुझे यहाँ पर पूरा पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखना पड़ेगा, पूरा पूरा नाइट्रोजन, पूरा पूरा सोडियम लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपली बेटा आपको ये समझना है, फॉर आवर कन्वीनियंस टू मेक आवर वर्क मोर इफेक्टिव एंड मोर इन अ शॉर्ट फॉर्म. ठीक है ना. ज्यादा इफेक्टिव और शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम लोगों ने केमिकल्स को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया और सभी केमिकल्स के लिए एक एक सिंबल डिसाइड कर दिया कि अगर मैं कहीं भी सी लिखता हूं तो सी का एक ही मतलब होगा कार्बन. अगर मैं Ca लिखूंगा, इस पूरे अर्थ पे कहीं भी किसी भी देश में कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी केमिस्ट्री का कोई भी पर्सन हो, अगर वो कहीं भी Ca लिखेगा, इसका एक ही मतलब होगा कैल्शियम. ठीक है. So this is all about the symbol. Symbol is nothing but it is the representation of the chemical with the help of alphabet. Alphabet की हेल्प से आप किसी केमिकल को रिप्रेजेंट करते हो. क्या बोलूंगा मैं इसको? केमिकल सिंबल. ठीक है. नाउ एटोमिसिटी. एटोमिसिटी क्या होती है? व्हाट इज एटोमिसिटी? ऑल ऑफ यू प्लीज सी ऑन द बोर्ड.
Now see, oxygen is a very good gas. We all used to take it. ऑक्सीजन हमारे नेचर में ऑक्सीजन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन C के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहा हूं मैं, कार्बन बोल रहा हूं। फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये 2 2 2 4 8, ये क्या है? दिस इज नोन एज एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम कंबाइंड टुगेदर टू मेक द एलिमेंट। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, फॉस्फोरस एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट को, एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट को बनाने के लिए उसके जैसे कितने एटम्स ने मिल करके उस एक एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल को बनाया है, उस नंबर को मैं क्या बोलूंगा? एटोमिसिटी। बात समझ में आ रही है? फास्फोरस का एक एलिमेंट, मतलब फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए यहां पर 4 एटम्स में कंबाइन हो, 4 एटम्स यहां पर मिले हैं, 4 फास्फोरस के 4 एटम्स ने मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाया है। किसका? फास्फोरस का। सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए सल्फर के 8 एटम्स ने कंबाइन 8 एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन हुए। तो ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, ये 2 2 4 8, क्या बोलूंगा मैं इसको? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ that how many atoms has been used to make a single molecule of a element. बात समझ में आ गई? ठीक है? Any doubt to anyone? Any doubt? Yes sir? No sir, no doubt. केवल विश्वा? No doubt? चलो अच्छी बात है। No sir, no doubt. नाउ नेक्स्ट नंबर है आपका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला विल रिप्रेजेंट यू द टाइप ऑफ केमिकल्स विच वी हैव यूज्ड टू मेक द केमिकल। जैसे कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है भाई? चलिए मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं। HCl, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, विनेगर, क्या बोलते हैं इसको? विनेगर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा मैंने, ये क्या है? दिस इज ए केमिकल फॉर्मूला, दिस इज ए केमिकल फॉर्मूला, this is a chemical formula. They all are the chemical formula. Now what the chemical formula is telling to me? ये मुझे क्या बता रहा है? ये पिक्चर नहीं है, ये मुझे कुछ बोल रहा है, कुछ बातें कर रहा है मुझसे। ये बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आप एक मॉलिक्यूल आप बनाना चाहते हो, उसके लिए कार्बन का एक और ऑक्सीजन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन यूज होंगे। 1 carbon and 2 oxygen will be used to make 1 molecule of carbon dioxide. 2 carbon, 4 hydrogen and 2 oxygen will be used to make a single molecule of acetic acid, vinegar. 1 atom of hydrogen and the 1 atom of chlorine. हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम यूज होगा सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो HCl है, HCl इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल, है ना। मैंने केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से आप लोगों को उस केमिकल का नाम बताया है, क्योंकि मैंने आपको सिंबल के बारे में बता दिया। ठीक है ना, कि हाइड्रोजन का H का मतलब क्या होगा?
हाइड्रोजन, Cl का मतलब क्या होगा, क्लोरीन। तो इससे आप लोग ये समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला विल टेल यू अबाउट हाउ, व्हाट, which type of element and how much atom of the element has been used to make a single chemical। HCl को बनाने के लिए कितने केमिकल्स का यूज हुआ है, 2। कौन कौन से, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए यहाँ पर 3 तरह के केमिकल्स का यूज हुआ, 3 तरह के एलिमेंट का यूज हुआ। कौन कौन सा, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। किसने बताया आपको, केमिकल फॉर्मूला ने बताया। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का यूज हुआ। ये बात किसने बताई आपको, केमिकल फॉर्मूला ने बताया। तो केमिकल फॉर्मूला विल टेल यू अबाउट व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द एलिमेंट विच हैज बीन यूज्ड। मैं जिस एलिमेंट को यूज करूंगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द एलिमेंट विच विल बी यूज्ड टू मेक अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और केमिकल। ठीक है, दिस इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। चलो अब वैलेंसी क्या होती है बेटा। वैलेंसी बच्चों मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसके लिए काफी चीजें चाहिए। तो इट्स बेटर टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इसको लर्न कर लो वैलेंसी को। ठीक है, एज पर द डेफिनेशन वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। जैसे अभी एक 7th B की क्लास में एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर CaCO3 आप हमको समझा के बताओ। देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट, वहां से मैं आपको वैलेंसी समझा देता हूँ। ऑल ऑफ यू वैलेंसी चार्ट आप लोगों के सामने है। ऑल ऑफ यू प्लीज सी द वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की वैलेंसी देखो सभी लोग, क्या लिया हुआ है वहां पे, 4 दिया है ना। चलो अब बोर्ड पे देखो, ये रहा कार्बन, 1 2 3 4 वैलेंसी है इसकी। एक के साथ कैल्शियम जुड़ जाएगा और बाकी 3 के साथ क्या बन गया, सही है, समझो देखो उसको। हाँ सर सही है। सही है ना भाई। कार्बन Yes, की sir, वैलेंसी कितनी ऑक्सीजन के थी, साथ 4। एज पर द डेफिनेशन कार्बन कितने एटम्स को अपने साथ जोड़ सकता है, 4। क्योंकि वैलेंसी का मतलब क्या होता है, क्या लिखा है डेफिनेशन में, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर मैंने कार्बन का एक सिंगल एटम लिया है। तो सिंगल एटम, अगर मैं सिर्फ कार्बन की बात करूं तो कार्बन, एक सिंगल एटम ऑफ द कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 4। एक के साथ कैल्शियम जुड़ गया और बाकी 3 के साथ ऑक्सीजन, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा कार्बन के साथ। सर कार्बन के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा सर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड देखो होता क्या है बेटा, अभी आप लोगों ने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सीखा नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। खैर अब आपने पूछ दिया तो बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होगा, ये तो कार्बन है, वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 4। 1 2 3 4। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी तो यूज हो गई। एक मिनट, CO2 में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, देखो वैलेंसी चार्ट में देखो कितना दिया है, 2 होता है ना। मतलब ऑक्सीजन कभी भी कंबाइन होगा, एक सिंगल ऑक्सीजन कभी भी कंबाइन होगा तो 2 के साथ कंबाइन होगा। ठीक है ना। तो एक सिंगल एटम, ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम जब 2 के साथ कंबाइन होगा तो ऑक्सीजन के 2 एटम 4 के साथ कंबाइन होंगे या नहीं होंगे। तो इसकी ऑल द 4 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी इसके साथ। इसमें क्या होता है बेटा कि कार्बन के साथ अगर आप बॉन्डिंग के फॉर्म में दिखाना चाहते हो, कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, ठीक है ना, और दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा
कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? 2। याद रखना, वैलेंसी हमेशा एटम की होती है, मॉलिक्यूल की नहीं होती। किसकी होती है? एटम की। मैं यहां पर O2 नहीं लिखा, मैंने यहां पर O लिखा है, क्योंकि O2 क्या है? मॉलिक्यूल। O क्या है? एटम। ठीक है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी कार्बन की 2 वैलेंसी के साथ सेटिस्फाई हो गई। जो बचे हुए 2 वैलेंसी थी वो दूसरे कार्बन के साथ सेटिस्फाई हो गए, CO2। क्लियर हो गया हरमन? क्लियर हुआ? पक्का? यस सर। चलो, नाउ दिस इज ऑल अबाउट दी वैलेंसी। तो वैलेंसी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि कोई भी एटम कितने और एटम्स को अपने साथ जोड़ सकता है, उस पावर को मैं क्या बोलूंगा? वैलेंसी। ये सभी एटम्स की अलग अलग होती है। ठीक है। नाउ राइटिंग ऑफ द केमिकल फॉर्मूला। किसी भी केमिकल का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हो, इसके लिए आपके दिमाग में उसकी वैलेंसी होना बहुत जरूरी है। देखो यहां पर 2 स्टेप्स भी दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। मैं एक केमिकल फॉर्मूला लिखता हूं, H2O। क्या है ये? दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये होता है H2O, मुझे सिर्फ नाम मालूम है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक। कॉमन नेम क्या है इसका? वाटर। अच्छा, चलो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका केमिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करूंगा। ठीक। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? देखो चार्ट में देखो, 1 होती है। 1 होती है ना। ऑक्सीजन की 1 2। क्या करोगे? यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। H2 क्या बन जाएगा यहां पर? H2 और ये O1। तो 1 यहां पर लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। अगर वहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब वहां पे 1 लिखा हुआ है। बात समझ में आया? पक्का? CO2 कैसे बनेगा? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन CO2 में मुझे ये तो पता है कि भाई इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का यूज होता है, लेकिन कितना कितना यूज होता है मुझे ये नहीं पता। कार्बन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या बन जाएगा? C2O4। सही है? ओके, एक मिनट। All the children, पेज नंबर 54, राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। स्टेप नंबर 4 में आ जाओ सभी लोग। स्टेप नंबर 4 में आ जाओ। ये पेज नंबर 55 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 55, स्टेप नंबर 4 में आ जाओ। देखो क्या लिखा है? इफ द वैलेंसी इज डिविजिबल बाय अ कॉमन नंबर, देन डिवाइड एंड सिंप्लीफाई द फॉर्मूला। दिया है, यहां देखो दिया है, प्लीज सी ऑन द बोर्ड। दे बोथ आर डिविजिबल बाय 2 हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या बन गया? हो गया। तो दिस इज द वे। अब आप लोगों को यह बात समझ जानी चाहिए, आप लोगों को यह बात अपने दिमाग में रखनी है कि whenever if anyone wants to make the chemical formula, अगर आप केमिकल फॉर्मूला बनाना चाहते हो, then you must have know about the valency। वैलेंसी के मालूम आपको होना ही चाहिए, तभी आप वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज फिर लर्न कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले ही। नाउ लेट्स स्टार्ट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशंस आर द इक्वेशन विच विल टेल यू अबाउट द केमिकल, अबाउट द केमिकल रिएक्शन। देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर, चलो मैं यहां पर एक केमिकल इक्वेशन लिख देता हूं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दे बोथ विल कंबाइन टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। In the same way,
चलो मैं इसको 2 पार्ट में कर देता हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टूड इट इन 2 वे। एक मैं यहां पर लिखता हूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा आपको? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट वाज H2O। हाँ ये सर मैम बिल्कुल सही। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। जस्ट अ मिनट। देखो ये क्या है? ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में एरो लगाना जरूरी होता है ताकि मालूम चले कि कौन कंबाइन हो रहा है और क्या बन रहा है। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बन रहा है? H2O। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और क्या बन रहा है? CO2। ठीक है, चलो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? Chemical equations will give you the information about the newly formed compound। आपने एक नया कंपाउंड बना दिया, क्या नाम है उसका? H2O। H2O कैसे बना? उसमें कितने एटम्स का यूज हुआ? हाइड्रोजन के कितने एटम्स ने पार्टिसिपेट किया? ऑक्सीजन के कितने एटम्स ने पार्टिसिपेट किया? ठीक है, ये रिएक्शन कैसा था? एक्सोथर्मिक था, एंडोथर्मिक था। मतलब इस रिएक्शन में हीट बाहर निकली या हीट एब्जॉर्ब हुई, ये सारी चीजें आपको कौन बताता है? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन इज द वे टू रिप्रेजेंट दैट विच केमिकल्स गेट कंबाइंड टुगेदर टू मेक विच केमिकल। वो कौन से केमिकल्स है जिन्होंने कंबाइन होकर के एक नए केमिकल को बनाया। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? आमतौर पे बच्चों, आमतौर पे ये देख रहे हो आपको एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और एरो के राइट हैंड साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो कई बार हम LHS भी बोल देते हैं और इसको हम बोल देते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड में क्या होगा? प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है, एनीबॉडी विल आस्क यू कि नाउ टेल मी व्हाट यू नो अबाउट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? क्या बताओगे आप? केमिकल इक्वेशन इज द वे टू रिप्रेजेंट अबाउट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। Reactant participated to make how much product? What will be the name of the reactant? Those who have participated to make the product. ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? कौन मिला, किसके साथ मिला, मिलने से क्या बना, कितना बना, ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी आपको? केमिकल इक्वेशन से मिलेगी। बात समझ में आ गई? नाउ राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसके 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक एक करके अभी शॉर्ट फॉर्म में मैंने सब बता दिया है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखना है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है ना, LHS RHS बोलते हैं। और दोनों के बीच में एरो लगाना जरूरी होता है। जब कभी भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो, whenever you are writing the chemical equation, then it is must and essential for everyone to use the arrow so that we can come to know that the reaction is moving from where to where। केमिकल रिएक्शन यहां से यहां चल रही है या यहां से यहां चल रही है, ये कैसे मालूम चलेगा आपको? जब आप एरो लगाओगे, क्या ना। नाउ बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। बैलेंसिंग क्या होता है बच्चों? बैलेंसिंग का मतलब होता है कि आपको ये बताना होता है कि कौन सा केमिकल कितना यूज हुआ। जस्ट अ मिनट। सुटाई करनी पड़ेगी। हाँ,
यस, व्हाट इज बैलेंसिंग? बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? बैलेंसिंग का मतलब होता है, देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में जितने केमिकल्स ने पार्टिसिपेट किया है उतने ही केमिकल प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। चलो मैं इसमें बताता हूं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर आप देख रहे हो कि अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए। सॉरी बेटा, यहां पर एक गलती हो गई, प्लस, हाँ H+O2 होगा, हाँ यही होता है ना। H+O2 होगा, that will be the formation of H2O। देखो यहां पर ये होगा बच्चों कि LHS में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में अगर हाइड्रोजन 1 है तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 1 ही होना चाहिए। रिएक्टेंट में अगर ऑक्सीजन 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 होने चाहिए। हमें इस चीज को पूरा करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ एटम इन द LHS ऑफ ईच एलिमेंट, the number of atom of each element in the LHS should be equal to the RHS। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन यहां पर 1 है तो इस एरो के उस तरफ भी 1 ही होना चाहिए, या फिर अगर 2 है तो इस तरफ भी 2 होना चाहिए। यहां पर ऑक्सीजन 2 है तो यहां पर ऑक्सीजन भी 2 होने चाहिए। अब मुझे इसको बैलेंसिंग करना है, मतलब दोनों को एक बनाना है। जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एक बैलेंस कभी नहीं होता, हमें बैलेंस करना पड़ता है। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, लिटरली अगर आप कभी किसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके H2O बनाओगे तो नेचर में प्रकृति में बैलेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। बैलेंसिंग हम करते हैं ओनली ऑन द पेपर, खुद की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। नेचर में जब वाटर बनेगा तो वहां पे बैलेंसिंग नहीं होती। बैलेंसिंग हम करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ओनली ऑन द पेपर। बेटा अपना माइक बंद करो, इसका माइक ऑन है। अरे हाँ, तेरे वो लाइव कर तो चलो ठीक है। अब आप देख रहे हो यहां पर LHS में, मतलब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एक सिंगल है, रिएक्टेंट में तो हाइड्रोजन सिंगल है, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। एक बात याद रखना बच्चों, बैलेंस करने के लिए आप कभी भी किसी एटम को कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते। बेटा अपना माइक बंद करो, किसका माइक ऑन हो रहा है बार बार? सर झील का माइक ऑन। ऐसे नहीं मानोगे आप, रोको भी लेक्चर मोड डाल दो। हाँ मत आप नो सर। अब अगर दोबारा माइक ऑन होगा तो फिर लेक्चर मोड डाल दूंगा। देखो यहां पर हाइड्रोजन है, एक सिंगल एटम है, मतलब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन तो 1 है लेकिन प्रोडक्ट में 2 है। मैंने क्या बताया आपको, आप नंबर ऑफ एटम्स को कम नहीं कर सकते, चाहे तो ज्यादा कर सकते हो। मतलब यहां पर हाइड्रोजन 2 है तो यहां पर आप 2 कर सकते हो, लेकिन यहां पर 1 है तो उसको काट के 1 कर दोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट द रूल। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है, यहां पर 2 है, तो यहां पे भी 2 होने चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं यहां पर 2 लगा दूंगी। इससे क्या होगा, यहां पर पहले से 1 था तो 2, अगर 1 के साथ आप इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, 2 1 जा 2। बेटा बैलेंस करने के लिए आप अपनी तरफ से, बैलेंस करने के लिए आप अपनी तरफ से जो नंबर लगाओगे वो नंबर कभी भी यहां पर नहीं लगाओगे, हमेशा सामने लगाओगे। ये रूल है। एटम हो या कंपाउंड हो, एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो, दोनों के आगे यूज करोगे। आप यहां पे यूज करोगे, यहां पे यूज करोगे, यहां पे कभी टच नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो 2 हाइड्रोजन यहां पर भी हैं, 2 हाइड्रोजन यहां पे भी हैं। समझ में आ रहा है बेटा? 2 हाइड्रोजन यहां पर भी हैं और 2 हाइड्रोजन यहां पर भी। पहले नहीं था लेकिन मैंने इसको 2 बना दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बैलेंस करना। अब बारी आती है ऑक्सीजन की।
ऑक्सीजन रिएक्टेंट में तो 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में तो 1 ही है, तो मुझे प्रोडक्ट में 2 बनाने पड़ेंगे, करना पड़ेगा ना भाई, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया आपको, मैं कभी भी अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं तो मैं हमेशा कहां लिखूंगा, फ्रंट में लिखूंगा। चलो थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे देते हैं so that we can write it down, ठीक है। चलो तो मैं यहां पर लगा देता हूं 2, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2 हो गया। तो यहां पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, यहां पर कितना हो गया, 2, बैलेंस हो गया ना। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, यहां पर हाइड्रोजन तो 4 हो गया, हाइड्रोजन तो 4 हो गया, यहां पर तो 2 ही है, तो मुझे इसको वापस से मिटाना पड़ेगा और मिटा करके दोबारा यहां पर 4 लिखना पड़ेगा। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, नाउ इट इज बैलेंस। बात समझ में आई? बैलेंसिंग पहली बार में हो जाएगी जरूरी नहीं है, आपको देखना पड़ता है, ठीक है। आपको बार बार मैच करना पड़ता है। आप यहाँ पर कोई नंबर लिखोगे, फिर लिख करके आप देखोगे सब बराबर है कि नहीं है, कुछ ऊपर नीचे है तो फिर वहां पे ऐड करोगे, तो वहां पे ऐड करने की वजह से वहां पे कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर इसको आप दोबारा चेंज करोगे, ठीक है ना। बैलेंसिंग एक बार में नहीं हो जाती, बार बार लिखना पड़ता है। बात समझ में आ गया? दिस इज नोन एज द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। बच्चों मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं, आई एम जस्ट कमिंग बैक। ओके नाउ चिल्ड्रन सी, ठीक है। तो बैलेंसिंग समझ में आ गया सभी को कि बैलेंस हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो आपका केमिकल चेंजेस। ऑल ऑफ यू, ऑल द चिल्ड्रन, बेटा प्लीज मुझे चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स करो, समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना। नो सर, एक डाउट है मुझे बैलेंस। नो सर, बैलेंस से मैंने बैलेंसिंग। बोलो फटाफट बोलो। सर अगर आपने लिखा H2O हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सर तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है बेटा, H2O है ना, दिस इज द वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड। यस सर, वाटर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। सर तो हमें कौन सा वैलेंसी ढूंढकर बैलेंसिंग करनी है? जैसे ऑक्सीजन की 2 है तो हम हाइड्रोजन भी 2 करनी होगी। नहीं, यहाँ पर आपको वैलेंसी की कोई जरूरत नहीं है हरमन। आपको यहाँ पर वैलेंसी, देखो बैलेंस करने के लिए आपको वैलेंसी की कोई जरूरत नहीं है। बैलेंस करने के लिए आपको नंबर ऑफ एटम सेम करने हैं। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का यहाँ पर कोई यूज नहीं, जो था वो हो गया।
जो जिसके साथ जितना कंबाइन हो सकता था उतना हो गया और प्रोडक्ट भी बना दिया। अब वैलेंसी का कोई यूज नहीं, यूज किसका होगा? एटम का। मैं नंबर ऑफ एटम्स बराबर कर रहा हूं, जितना हाइड्रोजन यहां पर उतना हाइड्रोजन यहां पर, जितना ऑक्सीजन यहां पर उतना ऑक्सीजन यहां पर। इस बात को मुझे ध्यान रखना है, इसको मैं काउंट करूंगा। और बैलेंसिंग करने के लिए मैं जिस नंबर का यूज करूंगा वो नंबर हमेशा मॉलिक्यूल, अगर आप कंपाउंड की बात करते हो या फिर आप एलिमेंट की बात करते हो, हमेशा उसके आगे यूज किया जाएगा, हमेशा। और जो भी आप यूज करोगे वो नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहां पर हाइड्रोजन को 4 करने के लिए, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आपने 2 का यूज किया, तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा। इसने हाइड्रोजन को 4 कर दिया, इसीलिए आपको यहां से 2 को मिटा करके दोबारा 4 लिखना पड़ा। सर तो आपने बाजू वाला एग्जांपल लिखा है C+O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें अगर बैलेंसिंग करना हो तो 2CO2 आएगा ना? 2CO नहीं, उसमें बेटा बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे, क्योंकि LHS में कार्बन 1 है, मतलब रिएक्टेंट में कार्बन 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, तो यहां पर तो पहले से ही बैलेंस है। बैलेंसिंग मुझे वहां पे करने की जरूरत ही नहीं है CO2 में। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं व्हेनेवर यू आर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो बैलेंस करते समय आपको LHS और RHS, दैट वाज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं। वैलेंसी और एटोमिसिटी का यहां पर कोई यूज नहीं है। वैलेंसी काम आती है केमिकल फॉर्मेशन के लिए। कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन कितने कार्बन के साथ कंबाइन होगा, वहां पे काम आती है वैलेंसी की। क्योंकि वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है? ओके सर। चलो, नाउ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के बारे में बच्चों हम लोगों ने इसमें भी काफी कुछ पढ़ा है। अगर आप लोग को याद हो तो हमारा एक चैप्टर था वहां पे, चेंजेस अराउंड अस, स्लो चेंज, फास्ट चेंज, है ना, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, हर तरह के चेंजेस हमने पढ़े हैं वहां पे, है ना। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस वो होते हैं जहां पर those who are irreversible, whenever a new product will be formed and the changes are irreversible, they will be called as a chemical change. क्या बोलेंगे हम उसको? केमिकल चेंज बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स दिए हैं। फर्स्ट नंबर, रेडिश ब्राउन डिपोजिशन ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। आमतौर पे जैसे मान लो हमारे घर का कोई आउट हाउस हो गया या फार्म हाउस हो गया जहां पर हमारा जाना बहुत कम होता है, वहां पर आपने लॉक मार दिया, ताला मार दिया, ठीक है। अब लॉक मार के आप भूल गए, पूरी बरसात भर लॉक वहां पर था। नाउ द लॉक वाज मेड अप फ्रॉम द आयरन। आयरन इज हैविंग द कैपेसिटी, इट इज हैविंग द नेचर टू गेट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर के अपना नेचर चेंज कर देता है। मतलब पहले ये था आयरन, लेकिन ऑक्सीजन और वाटर इनकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड, Fe2O3। आयरन दैट वाज Fe। अब ये मत पूछना कि Fe क्या होता है, सिंबल याद करने के लिए मैंने कब का बोला हुआ है आपने। Fe प्लस O2। भाई एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत सारी है, प्लस H2O। मतलब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना देगा? Fe2O3 प्लस H2O डॉट। हाँ जी, हाँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में। आप मैथ्स के सर से पूछना, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ऑक्सीजन हमने 3 इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि वहां पे Fe2 है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन 2 होते हैं,
मतलब मैं सिर्फ ऑक्सीजन लिखूंगा तो O2 लिखूंगा, लेकिन वो किसी के साथ कंबाइन होगा तो वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे CaCO3 वहां पे भी O3 था, क्यों? क्योंकि कार्बन की 3 वैलेंसी के साथ वो जुड़ा था, इसीलिए। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, so this is the now see, so whenever the iron will get combined with water in the presence of oxygen, जब कभी भी आयरन वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, नाउ इट विल बी कॉल्ड एज अ रस्ट। क्या बनाएगा वो? रस्ट। कैसा कलर होगा उसका? ब्राउन। तो बच्चों दिस इज द केमिकल चेंज। अब आप बोलो कि मैं रस्ट को दोबारा से आयरन की तरह यूज करूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। द रस्ट इज द अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन, is the another form of iron which cannot be used as a iron। एक बार अगर रस्ट का फॉर्मेशन हो गया मतलब वो आयरन ने अपना नेचर चेंज कर दिया। ठीक है ना? तो कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू द रस्ट, द corrosion is the process by which the iron will be changed into एक मिनट हाँ बोलो। Sir, बोलो it's बेटा। 9:53. Can we left? नहीं अभी नहीं, 11 o'clock पे क्लास शुरू होगी ना आपकी। हाँ कोई बात नहीं, होने दो, अभी तो 10:53 हो रहा है। सो ओके फाइन, लेट इट बी कंटिन्यू। देखो तो ये जो रस्ट लगना होता है, रस्टिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अगर मान लो किसी भी आयरन पे रस्ट लग गया और वो आयरन अगर एक बार रस्ट में कन्वर्ट हो गया तो उस रस्ट को आप आयरन की तरह यूज नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आयरन ने अपना नेचर चेंज परमानेंटली। इसलिए हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस कैसी होती हैं? इरिवर्सिबल होती हैं। टर्न ओवर द पेज। ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड द फूड सर्फेसेस। देखो घर में मम्मी शाम को खाना बनाने के लिए जब पोटैटोज और वेजिटेबल्स को कट करती है, बोलो सर वो ड्राइंग कर रहा है स्क्रीन शेयर करके, सर डिस्टर्ब कर रहा है सर। नाउ सी, अगर आप किसी भी वेजिटेबल्स को कट करते हो और काट करके उनको कुछ देर के लिए हवा में छोड़ दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? देयर सरफेस विल बिकम ब्राउन इन द कलर। उनका जो सरफेस होगा वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स और पोटैटोज के अंदर स्टार्च काफी ज्यादा होता है और ये स्टार्च ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत सारी है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक रेड कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सब्सटेंस वेजिटेबल नहीं है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। मतलब पहले जब हमने कट किया तो वेजिटेबल था, लेकिन वो वेजिटेबल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जब रेड कलर सब्सटेंस में चेंज हो गया तो रेड कलर सब्सटेंस क्या है? वेजिटेबल नहीं है, वो कुछ और है। उसको मैं वेजिटेबल की तरह यूज नहीं कर सकता। क्या है ये? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। तो जो रेड कलर में चेंज हो चुका होगा आपको उसको नाइफ से कट करना पड़ेगा, वो दोबारा से व्हाइट नहीं होगा। ठीक है ना? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ chemical changes, the browning of the vegetables and the food surfaces whenever they will be kept free in the atmosphere. Now reaction of vinegar and the baking soda। बच्चों याद करो vinegar को क्या बोलते हैं हम? acetic acid। याद आ रहा है? vinegar is also known as acetic acid। मतलब ये क्या है? acetic acid है, ये एक एसिड है। अच्छा, क्या जोड़ रहे हो आप इसके साथ? vinegar को आप ऐड कर रहे हो बेकिंग सोडा के साथ। मतलब बेकिंग सोडा मतलब क्या? NaHCO3 है ना? दैट वाज द बेस। मतलब आप एसिड और बेस दोनों को आपस में ऐड कर रहे हो, दोनों को आप आपस में ऐड कर रहे हो। तो एक एसिड है और एक बेस है। बच्चों आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए दिए थे, वहां पर मैंने क्वेश्चन दिया था आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद आ रहा है? जहां पर एसिड और बेस अगर इन दोनों को कभी भी आप ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट में क्या बनेगा? एज ए रिजल्ट देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। याद करो बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है जो अभी तक शुरू हमने नहीं किया है, एसिड बेसिस एंड द सॉल्ट, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि सॉल्ट इज द रिजल्ट ऑफ ऑलवेज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड द बेस।
एसिड और बेस को कभी भी आप आपस में मिक्स करोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एसिटिक एसिड इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एसिड जिसको आपने बेस के साथ जोड़ दिया, क्या बना दिया उसने, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या होता है, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, सारे एग्जांपल से दिए हैं केमिकल रिएक्शन, इसमें कुछ बहुत पूछने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखो, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड द आयरन नेल्स। देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वहां पर आपको 2 बीकर दिख रहे हैं, लेकिन रियल में वहां पर एक ही बीकर है, 2 बीकर नहीं। एक ही बीकर ने अपना कलर चेंज कर लिया, इसलिए वहां पे 2 बीकर बनाया है आपको समझाने के लिए, लेकिन रियल में वहां पे एक ही बीकर है। बताता हूं कैसे। एक बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट कैसा कलर होता है इसका, ब्लू कलर। ऑल ऑफ यू प्लीज सी इन द टेक्स्ट बुक, ऑल द पार्टिसिपेंट, इन अ सिंगल बीकर आई हैड टेकन द कॉपर सल्फेट, द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट वाज ब्लू। अब उस ब्लू कॉपर सल्फेट में मैंने आयरन डाल दिया। अब जब आयरन जाएगा तो देखेगा कि कॉपर की इतनी हिम्मत, मेरे सामने बैठेगा। आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर। मतलब भाई कोई मंत्री जी आए हैं और मांगने वाले लोग बैठे हुए हैं, मंत्री जी खड़े हैं, इतनी हिम्मत, मैं खड़ा हूं तो बैठा है तो खड़े हो, ये वाली बात होती है ना। तो जो ज्यादा पावरफुल होता है वो अपना इंपैक्ट दिखाता है। तो आयरन और कॉपर में ज्यादा पावरफुल कौन है, आयरन। आयरन क्या काम करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। जो सल्फेट है ना, सल्फेट देखो कहां गया, आपके बुक में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट के साथ आपने आयरन को ऐड कर दिया, मतलब CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ आपने आयरन को जब ऐड कर दिया तो ये आयरन बोलेगा मेरे रहते हुए तू यहां पे रहेगा, हट, इसको हटा देगा यहां और खुद यहां पर आ जाएगा और इसको यहां पे अलग कर देगा, खुद यहां पर आ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा यहां। तो क्योंकि पहले यहां पर कॉपर था तो सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू था, लेकिन जब आयरन आ गया तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। जितना कॉपर यहां से निकलेगा वही कॉपर आयरन के ऊपर जाकर के जम जाएगा, जिसकी वजह से आयरन के ऊपर एक कॉपर की प्लेटिंग हो जाएगी। यू ऑल कैन सी इन द डायग्राम, दिख रहा है डायग्राम में, वो नेल्स के ऊपर पहले कोई कवर नहीं है, लेकिन बाद में जब सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया तो सॉल्यूशन का कॉपर निकल करके आयरन के ऊपर जाके बैठ गया। तो आयरन कैसा दिख रहा है आपको, लाइक कॉपर। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल चेंजेस आप लोग जानते हो, ऑल द चेंजेस वेयर द फिजिकल शेप एंड साइज विल बी चेंज विल बी कॉल्ड एज द फिजिकल चेंज। मैक्सिमम चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। पेज को मैंने 2 हिस्सों में फाड़ दिया तो गोंद लगा के वापस चिपका सकता हूं, लेकिन अगर जला दिया तो इरिवर्सिबल। तो मैक्सिमम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, मैक्सिमम आई एम सेइंग, नॉट ऑल। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस, बेटा बस 2 मिनट, हाँ मुझे पता है टाइम हो गया है, बस 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। Crystallization is the process where the crystals can be made more purified. मान लो मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है या मेरे पास शुगर का सॉल्यूशन है, शुगर है मेरे पास, शुगर के क्रिस्टल्स दिए हुए हैं, शुगर के क्रिस्टल्स को मैं और ज्यादा प्योर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि शुगर वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, मैं क्या काम करूंगा, मैं शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दूंगा और डिसॉल्व करने के बाद उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के थ्रू पास ऑन करूंगा। इससे क्या होगा, उस शुगर के साथ जो इंप्यूरिटीज थी वो तो डिसॉल्व नहीं होंगी, वो तो उस फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे और जो प्योर सॉल्यूशन होगा वो नीचे गिर जाएगा। अब मैं क्या काम करूंगा, उस पानी को गर्म करूंगा, उसका पूरा का पूरा वाटर उड़ा दूंगा हवा, लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट, प्योर सॉल्ट, है ना, क्योंकि इसकी इंप्यूरिटीज को वाटर के साथ डिसॉल्व करके मैंने अलग कर दिया है। अब क्योंकि बिकॉज दिस इज द नेचर, salt and this sugar, salt and sugar, they are existing in the form of crystals in the nature. God ने इनको crystals की फॉर्म में बनाया है। इसकी वजह से मैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करके वाटर में डिसॉल्व होने वाले क्रिस्टल्स को और ज्यादा प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस which can be used to make the crystals more
प्योरेस्ट फॉर्म, उनको उनके और ज्यादा प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने में मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है? ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यहां पर आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। गिव मी ओनली सिंगल मिनट टू टेक योर अटेंडेंस, देन आफ्टर यू ऑल कैन लीव।